आजादी का दिवस है, तो आजादी का मतलब क्या है? आजादी कोई एक स्टैटिक स्टेटस नहीं है, एक स्थिर अवस्था का नाम नहीं है। यह एक गतिमान प्रक्रिया और मानसिक दशा है। एक तो मानसिक दशा है कि जहां हम आजाद होने का भाव महसूस करते हैं, आजाद ख्याली महसूस करते हैं, जहां हमारे मन में सोचने के पहले सोचने के बुरे परिणामों का भय नहीं होता है। वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हम कहते हैं कि हमारा समाज परमाणु बम की मार सह सकता है, लेकिन एक स्वतंत्र लड़की की आवाज नहीं बर्दाश्त कर पाता। क्या हम उस समाज में स्वतंत्र होकर सोच सकते हैं? तो आजाद ख्याली पहली बात है। उसके बाद वो एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अंदर राजनीतिक आजादी हमें पहले मिलती है, सामाजिक आजादी उसके बाद आती है, आर्थिक आजादी उसके बाद आती है, और यह प्रक्रिया अभी गुजरते जाना है। हम अपने युग की आजादी को समझें तो हमें यह बात समझ में आएगी कि हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 के दिन हमें राजनीतिक आजादी दिया था, और जिन्होंने आजादी के बाद देश का शासन संभाला, उन्होंने यह कहा कि हमारा फर्ज है कि हम आपकी राजनीतिक आजादी को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दें, और उसके रास्ते से हम आपके लिए सामाजिक और आर्थिक आजादी को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। उन्हें जितना करना था वो कर गए। हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, और उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है। जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, आप लोग में से हर लोग कोई न कोई तरीके से उसे जानते होंगे, कि देश ने आपको क्या दिया इसकी बार बार चिंता न करो, आपको चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि आपने देश को क्या दिया। यदि आप इस एंगल से सोचने लगेंगे, बस प्रिज्म बदलेगा, प्रिज्म बदलेगा तो पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। यदि आपका प्रिज्म रहेगा कि देश ने आपके लिए क्या किया, आप में आक्रोश होगा, आप में निराशा होगी, आप में प्रतिक्रिया होगी, और जब आपके अंदर यह भावना होगी कि मैंने देश के लिए क्या किया, तो उसके बाद तो आपको कबीरा वाला भाव आएगा कि कबीरा सब संसार में, पता नहीं कबीरा इस संसार में ना, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। कबीरदास कहते हैं कि बेसिकली शब्द कुछ और था, सुखिया इस संसार में खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। आपको लगेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं, और जिस दिन आपके अंदर इस भाव का रुदन आ जाए, आप समझना कि आपकी आत्मा गांधी से मिल गई। आप समझना कि आपकी आत्मा अब आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों से मिल गई, नामी बेनामी तमाम लोगों से मिल गए। और जिस दिन तक आपके अंदर यह भावना है कि देश ने मेरे लिए क्या किया, आप उस बेटे के समान हैं जो हर बार अपने पिता से उसकी कैफियत पूछता है कि आप हमारे लिए किए ही क्या है। उस मां से पूछता है जिसने अपने गर्भ में उसे 9 महीना रखा, और जो प्राणदायी पीड़ा से गुजर के उसको वजूद दी, उससे पूछता है कि आपने मेरे लिए किया है क्या है। जिसके कारण वो न जाने कब सोती थी कब जगती थी, उससे पूछता है। आप उस व्यक्ति के समान होते हैं कि देश ने आपके लिए क्या किया। देश भी तो मां ही है। तो आप अपने प्रिज्म को बदलिए, नकारात्मक के बजाय सकारात्मक हो जाएंगे, और जब सकारात्मक होंगे तो आक्रोश अपने आप घट जाएगा, रचनात्मकता अपने आप बढ़ जाएगी, सौहार्द का भाव अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक दूसरे एंगल की ओर चलकर देखते हैं कि हम जिस राष्ट्र के त्योहार के लिए इकट्ठा हुए हैं, उस राष्ट्र का मतलब हमें समझ में आना चाहिए।
हमारा राष्ट्र संरचनात्मक राष्ट्र नहीं है। संरचनात्मक का मतलब होता है कि किसी एक जाति के धागे में सारे माले पिरो दिए गए, सारी मोतियों को एक धागा में हमने पिरोया, माला तैयार हो गया, और वही माला राष्ट्र है। क्रोएशिया, बल्गेरिया, कोसोवो, अल्बेनिया, हम उस तरीके से नहीं तैयार हुए हैं। हमारा राष्ट्र सभ्यता के विकास की कई सीढ़ियां चढ़ते हुए स्वरूप ग्रहण किया है, जिसमें हमने अनेकता का त्योहार मनाते हुए एकता का विकास किया है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, यहां से हमारी परंपरा शुरू होती है और हमने उस बहुधा की संस्कृति को सम्माननीय माना है। उस एकता के लिए बहुधा का दमन नहीं किया है हमने, तब हम राष्ट्र बने। हम बहुधा के बीच में जब सौहार्द विकसित करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय परिवार बनता है। जब कभी किसी ने बहुधा के विरोध में जाने का भाव और विचार और व्यवहार किया तो उसे सीधे शब्दों में भारत विरोधी जानिए। इंडिया इज अ नेशन which has two forms, one as an idea and another as an institution. इंस्टीट्यूशन बाद में आता है, आइडिया पहले आता है। और आइडिया ऑफ इंडिया का एक सेंट्रल थीम है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य है। इसे विद्वान अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से बोलने वाले जो विद्वान है उसमें तुलसी और निजामुद्दीन औलिया दोनों आते हैं। और यदि आप मंदिर बनाओगे तो उससे अल्लाह को निकाल पाओगे। और जब किसी ने मंदिर तोड़ा था तो क्या उसे राम निकल पाए थे? ये पिछले दिनों मैं एक पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं पंक्ति भूल जाता हूं कई बार। आज अब चीजें उम्र के लिहाज से बदलने भी लगी हैं। पिछले दिनों एक बहुत ही अजीम शान शायर का देहांत हुआ है और निदा फाजली साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्ति कहा है। मैं उस पंक्ति को आपके सामने रखता हूं। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि ये दिल कुटिया है संतों की, ये दिल कुटिया है संतों की, यहां राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। आप यदि चोटी और दाढ़ी में खुदा खोजेंगे तो आप अपने हाथों अपने घर को जलाएंगे। अपना घर का मतलब अपना राष्ट्र। और ये बात तो तय है कि आज आप जिसका घर जला रहे हैं वो पहले बेघर होगा, फिर उसी के बीच में से कोई आपका घर जलाने आएगा, फिर आप बेघर होंगे, फिर हमारा पूरा समाज बेघर होगा और हमारा राष्ट्र नंगा हो जाएगा। आप उस राष्ट्र के नागरिक हैं जो सभ्यता के विकास के क्रम में वजूद में आया है। आप असभ्य विचारों से और व्यवहारों से, बर्बर हाथों से उसे बर्बाद मत करिए। इसे हमेशा याद रखिए। अब इसके बाद दूसरी ओर चलकर देखोगे आप तो आपको यह मालूम हो कि राष्ट्र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम बंधुत्व का नाम भी दे सकते हैं, जिसे हम परिवार का नाम भी दे सकते हैं। इसमें अनेक
जेंडर के लोग भी हैं, अनेक जाति के लोग भी हैं, भाषा के लोग भी हैं, क्षेत्र के लोग भी हैं, तमाम अंतर विरोध है। उन अंतर विरोधों के बीच में एकता विकसित करना है। आप अपने समाजों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाइए, चाहे जिस भी जाति के हों, जिस भी वर्ग के हों। अपने समाजों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाइए। इतिहास की कई शताब्दियां हैं जो अन्याय से भरे हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अन्याय का विरोध करना चाहते हैं कि बदला लेना चाहते हैं? अन्याय का अंत चाहते हैं तो एक बेहतर समाज बनेगा, बेहतर राष्ट्र बनेगा। और यदि प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो आपका घर आपसी फसाद का एक डेरा बन जाएगा। आप आपसी दुश्मनी से एक दूसरे का घर जलाते रहिएगा, फिर आपका राष्ट्र जल जाएगा। तो राष्ट्र सौहार्द सिखाता है, संघर्ष एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अन्याय के खिलाफ सिखाता है। जिस दिन ब्राह्मण दलित का हाथ पकड़ ले ब्राह्मणत्व के विरोध में, और जिस दिन दलित ब्राह्मण पर भरोसा कर ले ब्राह्मणत्व के विरोध में, तो राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन आप देखोगे कि आज भी ब्राह्मण अपनी ऐठन में है और दलित वैसे ब्राह्मणों के लिए कोई स्थान देने को तैयार नहीं है जो ब्राह्मण सिस्टम का विरोध करने के लिए अपने समाज के अंदर कुपात्र की तरह देखा जा रहा है। हम समाज निर्माण करने के बजाय, राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने के बजाय जातीय समाज का निर्माण करने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय समाज का निर्माण करने के क्रम में यह देखना पड़ेगा कि विचार जो गलत है, व्यवस्था जो गलत है, उसके विरोध में खड़े होइएगा। व्यक्ति चाहे वो किसी जाति का हो, उसे अपना स्थायी दुश्मन मानकर मत चलिएगा। ऐसा मानकर चलने वाले लोग हैं कौन? दो ही तरह के लोग हैं, या तो अज्ञानी या तो स्वार्थी। अज्ञानियों को ज्ञान दिया जा सकता है, स्वार्थियों को सिर्फ त्यागा जा सकता है। स्वार्थियों से सिर्फ और सिर्फ विमुख हुआ जा सकता है, क्योंकि यदि उनके रास्ते पर चले तो उस दिशा पर चलकर आप अपने देश के लिए संकट होंगे। तो 15 अगस्त का दिन अपने समाज की समस्या को समझकर अपने लिए दिशा खोजने का भी एक सुअवसर होता है। इसके बाद आप देखोगे कि आर्थिक स्तर पर चलकर यदि हम विचार करें तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है? परिवार। परिवार के अंदर आर्थिक स्तर पर कौन सी स्थिति आदर्श होती है? एक भाई के हिस्से में 100 बीघा जमीन और दूसरा भाई उसी 100 बीघा जमीन के एक हिस्से का जोतदार हो जाए, या कि बराबरी की स्थिति हो? बराबरी की स्थिति हो। आप कोई ऐसी आर्थिक विचारधारा का नाम बताइए जो बराबरी की बात करती हो, आर्थिक बराबरी की। समाजवाद। समाजवाद आर्थिक बराबरी की बात करने वाली विचारधारा है ना। अब आप एक नए एंगल से चीजों को देखिए। समाजवाद राष्ट्रवाद का एक आवश्यक गहना है। जो राष्ट्रवादी है वो यदि समाजवादी नहीं है तो अधूरा राष्ट्रवादी है, क्योंकि गैर बराबरी के बीच, एंटीला भवन और धारावी बस्ती के बीच बंधुत्व नहीं हो सकता। जब जमींदारियों और उनके खेतों पे काम करने वाले कीड़े मकोड़ों के बीच में बंधुत्व की बातें करते हो तो बेईमानी लगती। जब व्यक्ति धन कुबेरों के जीवन को देखकर अपनी वंचना को देखता है तो उसके मन में
माता के प्रति प्रेम का भाव कैसे जगेगा? उसे यह यकीन कैसे होगा कि हम एक ही माता के संतान हैं? वो लिखते हैं दिनकर जी की, मालिक जब तेल फुलेलों पे पानी सा द्रव्य बहाता है तो जो वंचित है उसके मन में कौन सी भावना आती है? तो एक वो क्रांतिकारी शब्द चुनते हैं, झन 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 झनन झनन। उसके मन में ये भावना आती है, मतलब ये भावना क्रांति की भावना। जब वो कहते हैं कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जारे की रात बिताते। तो स्वानों को दूध भात मिलता है और भूखे बच्चे अकुलाते हैं। भारत माता यदि सच्ची है, उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने चाहिए। भारत माता एक संकल्पना है और उस संकल्पना की आंखों से खून जरूर बहना चाहिए। और उस खून को यदि बहने से रोकना चाहते हैं तो आपको समाज को समाजवादी बनाना पड़ेगा। समाजवाद एक सिंगल शॉट से नहीं आएगा, लेकिन जिसने समाजवाद का विचार छोड़ दिया वह समझिए कि राष्ट्र का विचार छोड़ दिया। लोग इतिहास को गलत समझते हैं और कहते हैं कि पूंजीवाद के जमाने की उपज है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद और पूंजीवाद दोनों एक युग की पैदाइश है, लेकिन राष्ट्रवाद पूंजीवाद की पैदाइश नहीं है। और आज पूंजीवाद हमारे लोकतंत्र और हमारे राष्ट्र दोनों को हड़प करने की स्थिति में आ चुका है। और आपको अभी जागना पड़ेगा कि समाजवाद एक विचार के रूप में यदि आपने छोड़ दिया, आर्थिक बराबरी कभी नहीं आएगी। आर्थिक बराबरी के बजाय आर्थिक गैर बराबरी बढ़ती जाएगी। राष्ट्र के अंदर अंतर विरोध बढ़ता जाएगा। जितना अंतर विरोध बढ़ेगा, राष्ट्र में उतना संघर्ष होगा, राष्ट्र उतना कमजोर होगा। अब हम एक दूसरी बात करते हैं कि 15 अगस्त के दिन हम क्या संकल्प ले सकते हैं। जो विचार हमने दिया उस विचार को समझते हैं और समझ के दूसरे को समझाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। एक अगली बात यह निकल कर आती है कि राजनीति हमें करना चाहिए कि नहीं। राजनीति का दो रूप होता है। एक सक्रिय राजनीति, जिसे हम दलीय राजनीति कहते हैं। आप अपना स्वतंत्र दल बनाइए, किसी दल में जाइए, वो एक अलग बात है। मैं अभी उस विषय पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ख्याल यह है कि आप किसी दल में नहीं। अब जब आप किसी दल में नहीं हैं, तब यदि आप किसी दल के समर्थक हैं तो समझिए आप दलदल में हैं। दल एक प्रकार का दलदल है। आप निष्क्रिय राजनीति में यदि हैं तो सक्रिय नागरिकता की स्थिति में हैं। अतः राजनीति में आप हैं हमेशा। सक्रिय राजनीति में है तो दलीय राजनीति में है, निष्क्रिय राजनीति में है तो सक्रिय नागरिक है। और सक्रिय नागरिक यदि कोई नहीं हुआ तो यदि वह कलाकार है तो उसकी कला ईश्वर की दी हुई प्रतिभा मात्र की अभिव्यक्ति है। उसने अपना तो कुछ डाला ही नहीं उसमें। आप यदि कवि हैं, कविता लिखते हैं, मुझे एक बड़े अच्छे शायर हुए हैं मुनव्वर राना, वो कहते हैं कि यदि मैं अपनी बात ना लिखूं तो अच्छा है कि मैं अपनी कलम से नारा लगाऊं, पजामे का नारा। अच्छा है कि मैं अपनी कलम से पजामे का नारा लगाऊं। कवि तो अनेक हुए हैं। अमीर खुसरो साधारण कवि नहीं थे। पर्शियन भाषा में उनके युग में उनसे ज्यादा बड़ा कवि कोई नहीं था। लेकिन अधिकांश मामलों में अमीर खुसरो राज दरबारों से ली गई रोटी का उधार चुकाने में खर्च हो गए। जो दो चार मुकड़ियां उन्होंने कही थी वही उनके अमृतों का आधार हो गया। क्योंकि आपको आने वाली संततियां
इसलिए याद नहीं करती है क्योंकि आपकी काव्य प्रतिभा कितनी थी, आपको इसलिए याद करती है कि आपने उनके लिए जीवन के मार्गदर्शन के ख्याल से क्या कहा था और क्या उनके लिए किया था। तुलसी को भी बुलाया गया था राज दरबार में, लेकिन तुलसी ने कहा कि अब क्या तुलसी हुई है नर के मनसबदार, हम नारायण के मनसबदार हैं, तो नर के मनसबदार नहीं हो सकते, क्योंकि नर की मनसबदारी के बाद कविता सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिभा का एक्सप्रेशन बन के रह जाती है, उसमें आपके विचार कहां है। उसके बाद तो अमीर खुसरो सुल्तानों की विजय गाथा लिखने लगते हैं। इसके बाद काव्य प्रतिभा अश्वमेध यज्ञ के रथ के चक्के की घड़घड़ाहट लिखता है मात्र। उस रथ के चक्के के नीचे आए हुए लोगों के सीने की हड्डियों के टूटने से जो दर्द होता है वो दर्द नहीं लिख पाता। और कवि की कविता में तो वो रुदन निकलना चाहिए, और उस रुदन से आगे बढ़ते हुए एक खिलखिलाते हुए बच्चे की हंसी निकलनी चाहिए। और इसलिए यदि तुम कहते हो ना नीलोत्पल कि हम प्रेम की कविता नहीं लिख पाते हैं, लिखना जरूर, लेकिन तुम कविता लिखते हो और हमको गर्व है इस बात पे कि तुम कविता लिखते हो। तुम अपनी काव्य प्रतिभा को खर्च नहीं कर रहे हो। ईश्वर भी यदि तुमको कविता की प्रतिभा दिए है ना तो तुमसे खुश होंगे। तुमने उनके द्वारा दिए हुए वरदान का कभी अपमान नहीं किया। और एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि यदि तुम्हारे लिखे हुए से किसी के पूंछ पे लात ना पड़े तो तुम अपने पे डाउट करना, और पूंछ पे लात पड़े तो लोग तिलमिलाएंगे ही। उसके बाद तुमको यदि वो कुछ कह नहीं रहे हैं तो या तो देश बहुत सहिष्णु हो गया है या तो तुम्हारी कलम में धार नहीं थी। सहिष्णु हो गया तो आपको बधाई, कलम में धार है इसलिए तुम्हें गालियां मिलती है, तुमको आरोप मिलता है। यह आरोप ही तो तुम्हारा इनाम है। कवियों को यदि आरोप के बजाय सिर्फ और सिर्फ उपहार मिलने लगे तो इसका मतलब है कि कवि ने सत्ता से यारी कर ली। और कवि की यदि सत्ता से यारी हो गई तो उनकी निगहबानी कौन करेगा। साहित्य तो सत्ता का विपक्ष होता है। सत्ता आती जाती रहेगी, विपक्ष स्थायी रहना चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब कभी भी अन्याय होता है तो राजनीति की आवश्यकता होती है। Whenever and wherever there is injustice, only two types of the people can be neutral. One is greedy and another is timid. जब कभी अन्याय होता है तो सिर्फ दो तरह के लोग निष्क्रिय रह सकते हैं, एक वो जो कायर है, दूसरा वो जो लालची है। आप में से हर किसी को राजनीति करनी चाहिए, सक्रिय नागरिकता की राजनीति, क्योंकि लोकतंत्र में गंगोत्री जनता है और हमारा संविधान, हमारी संस्थाएं, हमारी सरकार, ये सब गंगाएं हैं। गंगोत्री तो हम ही सब हैं, और हम ही यदि निष्क्रिय हो गए तो हमसे निकली हुई गंगा कितनी अच्छी होगी। अतः हर किसी को राजनीति करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि किस दल के पक्ष में जाइए, किस दल के विपक्ष में जाइए। जिसको वोट देना है उसको वोट दीजिए। वोट तो आप 5 साल में एक दिन देते हैं ना। जिसे वोट देते हैं उसे भी अपने
पंजे पे खड़ा रखा करिए, वोट दीजिए, सपोर्ट मत दीजिए। वोट देने वाला आदमी नागरिक है जो लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध सबसे कम बुरे विकल्प को चुनता है और उसे अगले 5 साल तक शासन चलाने का एक अवसर देता है। जनता का उस राजनीतिक दल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत जनता कहती है कि आई हैव चूजन यू एज द लेसर बैड, नॉट एज एन आइडियल। यदि जनता किसी को आइडियल के रूप में चुन रही है तो इसका मतलब जनता लोकतांत्रिक संस्कारों से वंचित है, भाई उसे लोकतंत्र का ज्ञान ही नहीं है। और आप किसी को भी सबसे कम बुरे विकल्प के रूप में चुनिए और चुनने के बाद अगले 5 साल तक उसकी जांच करिए और उसे लगना चाहिए कि आप जांच कर रहे हैं। यदि आप उनका समर्थन करते हैं, समर्थक दास होता है। आपको अंदाजा भी नहीं लगता, आप अपने घर के लुटेरे को ही अपने घर की रखवाली देते हैं और लूट के ऊपर भी ताली बजाते हैं। आप ही का घर लूट रहा है भाई। कौन सी सरकार के बारे में बोल रहा हूं? XYZ नहीं, सरकारों के बारे में बोल रहा हूं। आपको जब कभी भी लगे कि यह गलत हुआ है, निसंकोच विरोध करिए। आप देखते रहिए कि पार्टी X ने 100 गलतियां की, पार्टी Y ने 105 गलतियां की और अंतिम दिन हम देखेंगे कि हम पार्टी X को वोट देंगे क्योंकि पार्टी Y की गलतियां 105 है। लेकिन पार्टी X की 100 गलतियों के वक्त उसे जरूर बता दिया करिए कि आपने ये 100 गलतियां की है। आप ये गलतियां गिनाते रहिए, गलतियां कम हो जाएंगी। आप गलतियों के बाद भी अपने अपने मचान पे, अपने अपने डीह पे खड़े हैं। ये मेरी पार्टी, वो तुम्हारी पार्टी, वो तुम्हारी पार्टी, ये मेरी पार्टी। नतीजा ये निकल कर आता है कि आप अपने पक्ष में बोलने वाले को अपना दुश्मन और अपने खिलाफ दुश्मनी निभाते हुए को अपना दोस्त मान बैठे हैं। आप ऐसी स्थिति में न तो स्वतंत्र विचार को विकसित कर पाएंगे, न तो आप बहुधा की संस्कृति को संरक्षित कर पाएंगे। आजादी का मतलब, अंतिम लाइन बताऊंगा कि उसकी अंतिम कसौटी है कि सबसे अंतिम व्यक्ति, गांधी कहते हैं कि जो तुम्हारी आंखों से गुजरा हुआ सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए यह आजादी किस काम की है। दूसरी बात, आजादी का मतलब है अल्पसंख्यक के लिए वो आजादी कैसी है। अल्पसंख्यक सिर्फ धर्म से नहीं बनता है, किसी भी प्रकार का अल्पसंख्यक मान लीजिए, संविधान की सीमाओं में बंध के मत सोचिए। जहां कहीं भी आप अल्पसंख्यक हैं, वहां आजादी का मतलब क्या है? आजादी का मतलब है परंपराओं के बंधन में कैद कर दी गई स्त्रियों की आजादी, और आजादी का मतलब है नई सोच की आजादी, जिसमें आप सत्ता के खिलाफ ही नहीं, संविधान के खिलाफ भी जाकर लिख सकते हैं। यदि ऐसी अनुमति बिल्कुल ही नहीं होती तो मार्क्स नहीं पैदा होते। ऐसी अनुमति बिल्कुल ना होती तो कोई वोल्टेयर नहीं आते, कोई रूसो, कोई मोंटेस्क्यू, कोई लॉक नहीं आते। क्या 21वीं शताब्दी में हम अपने 19वीं शताब्दी से भी बदतरीन होना चाहते हैं कि हम नई सोच के लिए कोई स्पेस ही नहीं देंगे? आप यदि इनको समझते हुए अपने राष्ट्र का श्रृंगार करना चाहेंगे तो भारत उनके सपनों का भारत होगा जिन्होंने हमारे सपने सच करने के लिए अपनी शहादत दी थी। आप अपने राष्ट्र को ठीक से समझिए, उसके मुताबिक फिर भावना, विचार और व्यवहार का एक संयोग तैयार करिए। कई दफा एक बड़ी ट्रेजेडी रहती है कि बहुत अध्ययन आ चुका है, बहुत विचार आ चुका है, व्यवहार और विचार के बीच की विसंगति एक ट्रेजेडी है। आप कम से कम कुछ तो संगति बिठा लीजिए।
कुछ संगति बिठा लीजिए। आज का दिन मंथन का हो सकता है, आलोचना का नहीं। ये मंथन का दिन है और मार्गदर्शन का दिन है। तो हम जब मंथन करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे राष्ट्र का स्वरूप क्या होना चाहिए। और जब हम अपने लिए कुछ शपथ की सोचते हैं तो मुझे लगता है कि 4-5 बातें तो हर इंसान को करनी चाहिए। एक तो यह कि जहां तक संभव हो सके जीवन में सादगी लाइए। जीवन की महंगी आदतें व्यक्ति को गुलामी का शिकार बना देती है। सादगी लाइए। यदि आप अपने अंदर आनंद का संसार खोजना चाहते हैं, प्रकृति में जाइए, दोस्तों के बीच जाइए, परिवार में जाइए, समाज में जाइए, विरासत के स्थानों पर जाइए। आपको सादा बने रहते हुए भी आनंद का भाव महसूस होगा। आपको जितने महंगे होटल में रहना है रह लीजिए, जितनी महंगी गाड़ी पर चलना है चल लीजिए, जितने महंगे गैजेट्स यूज करना है कर लीजिए, जितने बेहतरीन से बेहतरीन देशों में घूमना है घूम लीजिए। आपको बाद में पता चलेगा कि आनंद तो मिला ही नहीं। ये ऋषियों ने हमारे लिए उपनिषदों में कहा है, ये बुद्ध ने कहा है, ये महावीर ने कहा है, ये उन लोगों ने कहा है जिन्होंने कि राज सत्ता का सुख भोगने के बाद उसे त्यागा है और जंगलों में जाकर जब वह सब कुछ से वंचित हैं तो कहा कि आनंद का संसार हमने देख लिया और अब तुम मेरे संसार के बताए हुए रास्ते पर अपने लिए आनंद की खोज करो। सादगी बहुत बड़ी संपदा है। अन्यथा गांधी सादे क्यों होते? गांधी की कोई इतनी बड़ी कमी नहीं थी। क्यों जवाहरलाल सादे होते? जिनके कपड़े पेरिस में धुलते थे, उन्होंने क्यों 13 साल जेल में गुजारा? भगत सिंह अच्छे खासे परिवार के थे, क्यों भगत सिंह हंसते हुए शहादत दे गए? चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को देखें, वो पराक्रम की पराकाष्ठा नजर आते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल के पास उनके संगठन की एक बड़ी धनराशि रखी हुई थी और उनकी मां बीमार थी। मां के इलाज के लिए पैसा नहीं था। लोगों ने कहा कि आप अपने संगठन के पैसे से दे दीजिए। उन्होंने कहा ये मेरा थोड़े है। लोग भारत के कंसोलिडेटेड फंड तो छोड़ दीजिए, कंटिजेंसी फंड का पैसा मार लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब भी कोई उजड़ा हुआ चमन देखता हूं ऐसा लगता है कि अपना वतन देखता हूं। तो सपना था लोगों का कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब लोग कहते हैं कि वो आए मजार पे दिया बुझा के चल दिए, जो बाकी बचा था तेल दिए में सर में लगा के चल दिए। गिरते जा रहे हैं हम, उसको रोकना होगा। आपकी सादगी की शिक्षा मैं इसीलिए दे रहा हूं। आप सादगी पूर्ण जीवन की ओर मुड़िए। आनंद की खोज ही करना है हर इंसान को। आनंद का वैकल्पिक रास्ता बता रहा हूं, उस रास्ते पर चल के देखिए। आप अपने गांव में जाइए, अपने समाजों में जाइए, अपने परिवार में जाइए, दोस्तों के बीच जाइए, अपने गुरुओं के बीच में जाइए, अपने भाई बहनों के पास रहिए, प्रकृति में जाइए, विरासत में जाइए, यात्रा कीजिए। महंगी आदतें मत पालिए, वो आपके पतन का कारण बनेंगी, वो आपको पतित बना देंगी। दूसरी बात है, मन में जब कभी भी दुविधा हो, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़िए, साहित्य पढ़िए, फेसबुक और व्हाट्सएप से मुक्ति पाइए। ये आपके लिए एक नए किस्म का अफीम है। मार्क्स कहता था कि धर्म अफीम है। नए युग में फेसबुक और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सब अफीम है। आप इस अफीम से मुक्ति पाइए, साहित्य की ओर जाइए। साहित्य से संस्कार आता है और सोशल मीडिया से उतावलापन आता है। आप उतावले हो रहे हैं, आपको संस्कृति की ओर मुड़ना है, साहित्य ले जाएगा, महापुरुष ले जाएंगे। महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़िए, साहित्य पढ़िए। तीसरी बात यह है
कि आप लोग गांठ बांध लीजिए कि किसी को उपहार यदि देंगे तो किताब ही देंगे। और और आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आत्मविश्वास न चूके किताब देने के वक्त। दुनिया के सबसे सफल धनाढ्य, सबसे सफल राजनेता, चाहे जिस भी व्यक्ति के पास में आप जाते हो, आप उसे किताब देने में अपना विश्वास बना के रखिएगा। आप उसे सबसे बढ़िया उपहार दे रहे हैं। अब ये उस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कर पाए कि ना कर पाए। आपने तो समाज के लिए एक अच्छा काम कर ही दिया। इसके बाद आप अपने गांव में, अपने देहात में जाइए, अपने कस्बे में जाइए, जहां भी जाते हैं वहां जाइए, वहां से कम 10 बच्चे की शिक्षा का इंतजाम जरूर करिए। मैं आज की बात नहीं बोल रहा हूं, आज तो आप अपनी शिक्षा ले लीजिए, लेकिन जब आपकी आयु बीत जाए तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं, एक शुरुआत तो करिए, बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। आप कम से कम 10 बच्चे की शिक्षा, जिसमें 5 लड़का और कम से कम 5 लड़की, उसकी शिक्षा का ऐसा प्रबंध करिए कि जैसा प्रबंध आप बहुत हद तक अपने बच्चे के लिए करते हैं। आपका समाज बदल जाएगा और समाज का जो ऋण है आपके ऊपर, वो ऋण उतर जाएगा। ऋण की परंपरा हमारे उपनिषदों में है, पितृ ऋण, गुरु ऋण, भूत ऋण, ऋषि ऋण, है ना। ये ऋण बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप जो आज हैं वो सिर्फ आपके बदौलत नहीं है, और आपके सिर्फ माता पिता की बदौलत नहीं है। आपके होने में ईश्वर का योगदान है, प्रकृति का योगदान है, समाज का योगदान है, इतिहास का योगदान है। आप क्या उसका ऋण नहीं उतारेंगे? आप उसका ऋण उतार के देखिए, आपके अंदर प्राकृतिक भाव महसूस होगा, और प्राकृतिक भाव जिसके अंदर जितना महसूस होगा वो आनंद की उतनी प्राकृतिक अवस्था में रहेगा। आप इस रास्ते पर चलकर देखिए। कम से कम 10 पेड़ लगाइए, कम से कम 10 पेड़ लगाइए। अपने गांव के स्कूल, अपने गांव के अस्पताल की व्यवस्था की निगरानी करिए। अकेले नहीं कर सकते, 10 लोगों की टीम बनाइए। आप 15 अगस्त करा सकते हैं, तो क्या 10 लोगों की टीम बना के अस्पताल ठीक नहीं करा सकते? वो करा सकते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ये काम करके गुजरेंगे। अपने गांव के अस्पताल, अपने गांव के स्कूल को कम से कम ठीक करा लीजिए। फिर मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ रुक जाइए, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, आप इतना कर लीजिए। और अशोक ने बहुत अच्छी बात कहा था, सभी धर्मों का सार एक है। अध्ययन करिए। जब कभी भी आपके समाज में किसी विषय को लेकर फसाद होता हो तो उसके समाधान के लिए अध्ययन करिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। आप मार्गदर्शन तब कर पाएंगे जब आप अध्ययन करेंगे। अध्ययन करिए और कोशिश करिए वाक संयम का पालन करें। अशोक ने कहा था बच्चों गुति का पालन करो, वाक संयम का पालन करिए। अपने धर्म को अच्छा दूसरे को बुरा, अपने समाज को अच्छा दूसरे को बुरा, ये मत कहिए। यदि आप ऐसा कहते हैं, हो सकता आप अज्ञानता के बस ऐसा कह रहे हों, आप किसी के ट्रैप में फंस रहे हैं। आपका काम तो ट्रैप काटने का है, आप तो खुद फंसे जा रहे हैं। फाइनली जो कुछ बात मैंने बताया वो आप करते रहिए। यही शहीदों के लिए और देश के लिए लड़ने मरने वालों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा यदि आपने अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिया तो महापुरुषों की वो अंतिम पंक्ति कहलाएगी आपके देश में। आपका समाज फिर महापुरुष पैदा नहीं कर पाएगा। महापुरुषों को यदि एक के बाद एक आप अपने देश में पैदा होते देखना चाहते हैं तो अपने महापुरुषों को याद रखा करिए, क्योंकि ये वो लोग थे जो लाखों बीघा जमीन के जगह पर इतिहास में बस एक पन्ना के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाए थे। इतिहास का एक पन्ना और 15 अगस्त के दिन एक दिन, इसी के लिए तो वो लड़े थे। इतना तो उनके लिए हमारा बनता है, और ये उनका कोई सपना रहा हो ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा दायित्व है। और हम ये दायित्व जब निभाते हैं तो ये सिर्फ ऋण नहीं उतारते हैं, इस रास्ते हम अपने लिए रोशनी लेते हैं।
हमारे वर्तमान का अंधेरा दूर होता है, हमारे भविष्य का सुनहरा सपना एक मार्गदर्शन पाता है। सो हमेशा आप अपने इतिहास के महापुरुषों का सम्मान करते रहिए, अन्यथा आपके देश में महापुरुष पैदा नहीं होंगे, धरती बांझ हो जाएगी। धन्यवाद।